नमस्कार दोस्तों, जीएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। अभी तक मध्यकालीन भारत के इतिहास में क्लास 3 टोटल लग चुके हैं। अब हम जानेंगे क्लास 4। आज से हमारा ये क्लास 4 चलेगा और कल इसका लास्ट क्लास रहेगा। उसके बाद आपका पूरा मध्यकालीन इतिहास पूरा ख़त्म हो जाएगा। जो भी इम्पोर्टेंट है पूरा नोट्स आपका मध्यकालीन इतिहास से समाप्त हो जाएगा। कल इसकी लास्ट क्लास रहेगी। अब आइए आगे बढ़ते हैं क्लास 4 में। क्लास 4 में हम जानेंगे मुग़लकालीन संगीत के बारे में जानेंगे कि मुग़लकालीन के समय संगीत की क्या क्या विशेषताएं थी और उसके क्या क्या व्यवस्था और क्या क्या उसका क्रम था। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके पास जीएस की नोट्स अवेलेबल नहीं है तो यह इस चैनल के माध्यम से वह अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं। अब ये पूरा मध्यकालीन इतिहास ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम स्टैटिक जीके या पॉलिटी शुरू करेंगे, इन दोनों में से कोई एक। तो चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। इस चैनल पर पूरा जीएस कंप्लीट कराया जाएगा। मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि इस चैनल पर जितने भी जीएस के सिलेबस हैं, जितने भी जीएस पूछे जाते हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम में, एसएससी के, यूपी पुलिस एसआई, बिहार एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हुए, सीएपीएफ के हुए, जितने होते हैं एग्ज़ाम पूरा ख़त्म कराया जाएगा, जितने वो सिलेबस पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मुग़लकालीन संगीत। मुग़लकालीन संगीत का वास्तविक विकास अकबर के समय हुआ था और अबुल फजल के अनुसार अकबर के दरबार में 36 संगीतकार थे। अकबर के समय ध्रुपद गायकी का विकास हुआ जिसमें योगदान तानसेन का था। तानसेन ने राग रागिनियों की रचना की। उसी के क्रम में तानसेन ने राग रागिनियों की रचना की। प्रमुख वह 4 थे: मियाँ की मल्हार, मियाँ की टोडी, मियाँ की सारंग, दरबारी का कान्हड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकबर के दरबार में गोपाल बाज बहादुर बेज बख्श प्रसिद्ध संगीतकार थे। नेक्स्ट है हरिदास जी, तुलसीदास जी, सूरदास जी अकबर के समकालीन थे और ग्वालियर के राजा मानसिंह तंवर ने ध्रुपद गायकी आरंभ की। जहांगीर के दरबार में हमजान एवं मुक्त प्रमुख संगीतकार थे। शौकी ए गज़ल गायक था। जहांगीर ने इसे आनंद खां की उपाधि दी थी। शाहजहां संगीत गोष्ठियों का आयोजन करवाता था। इसके प्रमुख संगीतकार लाल खां, कालवंत और इनकी उपाधि गुड़ समुद्र की थी। दूसरा है खुशहाल खां। औरंगजेब ने संगीतकारों के दरबारों से निकाल दिया था और संगीतकारों ने संगीत का जनाजा निकाला। जब उन्होंने संगीत से निकाल दिया तो संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकें औरंगजेब के समय ही लिखी गई हैं। इससे कुछ टॉपिक हैं जो आपको याद रखने हैं मुग़लकालीन संगीत से। अब आइए मुग़लकालीन चित्रकला के बारे में समझते हैं कि मुग़लकालीन के समय चित्रकला का क्या क्या विशेषताएं और क्या क्या उनके कर्म थे। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में हेरात के प्रसिद्ध चित्रकार विजहाद के नाम का उल्लेख किया है। यह उसकी चित्रकला में रुचि को दर्शाता है और वो हुमायूं ने फारस के 2 चित्रकार को संरक्षण प्रदान किया। पहला है मीर सैयद अली तबरज़ी, दूसरा है अब्दु सम्मत। ये 2 लोग हैं जो हुमायूं ने फारस के 2 चित्रकारों का संरक्षण प्राप्त किया था और इन दोनों की उपाधि, पहले की उपाधि थी नादिर उल अस्त्र, दूसरे की उपाधि थी सीरी कलम। और इस समय हमजनामा का चित्रण किया गया। हमजनामा मोहम्मद साहब के चाचा थे। अकबर, और उसी समय मुग़लकालीन चित्रकला में अकबर का भी अबुल फजल के अनुसार अकबर के दरबार में 17 चित्रकार थे। पहला दसवंत सबसे प्रमुख चित्रकार। यह कहार जाति से था। यह पागल हो गया एवं आत्महत्या कर ली। इसके चित्र रज़्मनामा में मिलते हैं। दूसरा था बसावन, जो घोड़े के साथ मज्जन का चित्र इसका प्रसिद्ध चित्र है। तीसरा है मिस्कीन, इसके चित्रों पर यूरोपीय प्रभाव दिखाई देता है। और इन चित्रकला की क्या क्या विशेषताएं थी
इस समय लाल, पीले एवं नीले रंग का प्रयोग होता था। पहले केवल हरे रंग का प्रयोग होता था उस समय, अब तो बहुत सारे रंग बन गए हैं। गोल ब्रश का प्रयोग आरंभ में हो गया था और इस समय रज्मनामा, तुतीनामा एवं खानदान ए तैमुरैया का चित्रण किया गया। भित्ति चित्रण आरंभ हुआ था उसी समय, जब वो था मिस्किन अकबर के ये चित्रकार थे जो 17 थे, उसी में भित्ति चित्रण आरंभ हुआ था। अकबर ने अब्दुलसम्मद के टकसाल का अधिकारी नियुक्त किया और उसी में आते हैं जहांगीर। अब जहांगीर के कौन से चित्रकला थे? इनके चित्रकला को स्वर्णकाल कहा जाता है और इन्हें तुजुक ए जहांगीरी के अनुसार जहांगीर स्वयं एक अच्छा चित्रकार था। इसने आमरजा खां के नेतृत्व में आगरा में चित्रशाला का निर्माण करवाया। इनके प्रमुख चित्रकार हैं, पहले हैं उस्ताद मंसूर, दूसरे हैं अबुल हसन, तीसरे हैं विष्णुदास, चौथे हैं दौलत, पाँचवें हैं फारूक बेग, छठे हैं मनोहर। और इनके बारे में ये सब बताया गया है। उस्ताद मंसूर के बारे में बताया गया है, साइबेरियन सारस थे और बंगाल का अनोखा पुष्प इन्हें कहा जाता है। उसी के क्रम में इनके सामने जो लिखा हुआ है, इनके क्रम में ये सब इनकी विशेषताएं के बारे में बताया गया है, इन्होंने क्या क्या कार्य किए उनके बारे में बताया गया है। अबुल हसन, इसने तुजुक ए जहांगीरी का मुख्य पृष्ठ चित्रित किया था। उसी क्रम में बिशनदास जी थे, इसने फारस का शाह एवं उसके परिवार के चित्र की छवि बनाए थे जहांगीर के समय में। अब आइए इनकी विशेषताएं क्या थी। इनकी विशेषताएं, जहांगीर के चित्रकार जितने थे उन लोगों की विशेषताएं, इस समय प्रकृति चित्रण एवं युद्ध दृश्यों के चित्रण पर अधिक बल दिया गया। दूसरा है ईरानी प्रभाव समाप्त हो गया, भारतीय प्रभाव बढ़ गया, यूरोपीय प्रभाव भी बढ़ गया था, हाशिया छोड़ना आरंभ हुआ था, मोरक्को चित्रण आरंभ हुआ, एक ही विषय से संबंधित चित्रों का संकलन हुआ था। अब शाहजहाँ से समझते हैं, शाहजहाँ की चित्रकला में क्या क्या। शाहजहाँ में इसकी चित्रकला में विशेष रुचि नहीं थी, शाहजहाँ को चित्रकला में विशेष रुचि नहीं थी। इस समय चटकीले रंगों का प्रयोग आरंभ हुआ था। इनके प्रमुख चित्रकार फ़कीर अल्लाह दूसरे हसीम खां थे। अब आइए औरंगज़ेब के बारे में तो उतना खास, इसे भी चित्रकला तो इसने हटा ही दिया था, तो इससे नहीं प्रश्न पूछा जाता है। ये जो आप देख रहे हैं @prince_28, इसे भी आप यूट्यूब पर चैनल मतलब ये सर्च करेंगे तो मेरा चैनल आपको मिल जाएगा, @prince_28 ये सर्च करेंगे आप, ये जो आपको दिख रहा है तो यूट्यूब पर मेरा चैनल आपको प्राप्त हो जाएगा। अब आइए समझते हैं मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था। पहले है मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था में बादशाह, केंद्रीकृत निरंकुश राजतांत्रिक एवं वंशानुगत शासन व्यवस्था थी उस समय, और राजत्व के दैवीय सिद्धांत को मानते थे। अबुल फजल ने बादशाह को फर्रे इज्जदी यानी ईश्वर का प्रकाश कहा है। अकबर ने एक नए पद का सृजन किया, दीवाने वजारत ए कुल, दीवान यानी वजीर वित्त मंत्री, दीवान ए जागीर, दूसरा है दीवान ए खालसा, तीसरा है दीवान ए वयुत्तात, जिसे हम वयुत्तात भी बोलते हैं, जो कारखाना अधीक्षक होते हैं, दीवान ए तन यानी वेतन का वो मतलब कार्य देखेंगे, वेतन विभाग, दीवान ए तब्जी यानी सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता था, दीवान ए सादात धार्मिक मामलों का प्रमुख था, मुशर्रिफ महालेखाकार, मुस्तौफ़ी महालेखा परीक्षक। ये जो आप देख रहे हैं 800 हैं जो दीवान जागीर, दीवान मंत्री, ये सब मतलब ये बादशाह के द्वारा ये सब मंत्री थे जिनको कार्य बटाए। जैसे अभी के फिलहाल में जैसे शिक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, गृह मंत्री, उसी तो अपना अपने ये सब कार्य देख रहे हैं ना, उसी तरह ये भी इनका ये कार्य बटा हुआ था। हाँ, समझ गए आप। अब आइए वकील, यह शक्तिशाली पद था उस समय, आज भी है वकील तो कुछ भी कर सकते हैं, सच को झूठ, झूठ को सच भी बना देते हैं वो लोग, बस लेकिन अंत में सच्चाई की ही जीत होती है। सच घबरा सकता है लेकिन पराजय कभी भी नहीं हो सकता है मित्रों, ये बात आप ध्यान रखिएगा।
आइए आगे बढ़ते हैं। बरहाम खां अकबर का वकील था। महामंगा भी वकील के पद पर रही थी। शाहजहां ने वकील के पद को समाप्त किया था। अब आइए मीर ए बख्शी, यह रक्षा मंत्री होते थे जो सैनिकों को वेतन मिलता था, यह सेना का भर्ती कराता था, यह शर्त नामक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करता था। अभी के फ़िलहाल में रक्षा मंत्री आपके कौन है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो आज के समय में जो रक्षा मंत्री हैं, जो राजनाथ सिंह जी हैं, वो खैर तो मैंने बता ही दिया। चलिए आगे आपसे प्रश्न पूछेंगे तो आपको कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो वैसे ही उनका सब कार्य है, जिसको जिस पद पर जो पद मिला है उसी के समक्ष में सबको कार्य करना पड़ता है, वही इस बात को समझाया गया है इसमें। नेक्स्ट है काजी सद्र, जो कि न्यायाधीश एवं धार्मिक मामलों का प्रमुख था। मुहत्तसीब, औरंगजेब ने इसकी नियुक्ति की थी। मीर ए बहर, जो नौसेना का प्रमुख था। मीर ए बर्र, वन विभाग का प्रमुख था। मीर ए आतिश, बारूद खाने का प्रमुख था। मीर ए अर्ज, याचिका विभाग का प्रमुख था। दरोगा एवं डाक चौकी, गुप्तचर विभाग एवं पत्र विभाग का प्रमुख था। ये आप जो देख रहे हैं मीर ए बहर, मीर ए बर, ये सब जानते हैं, ये सीजीएल के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि मीर ए बहर जो मुगल कालीन जो न्याय व्यवस्था थी तो उसमें मीर ए बहर किस पद पर था, उनका क्या कार्य था। तो अगर ये आप याद, मीर ए बहर जो नौसेना के प्रमुख होते थे, तो ये ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है सीजीएल में, आप उठा के देख लीजिएगा। ऐसे ही मैं बच्चों नहीं लेकर आ गया हूँ कि छाप दूँ और पढ़ के हर एक क्वेश्चन एनालाइज करके आपके सामने लाया गया है। ऐसे ही नहीं कि कहीं भी इसे उठाओ और छाप दो और पढ़ा दो, इसीलिए बच्चों टाइम लगा है नोट्स तैयार करने में। अब आइए आगे बढ़ते हैं। प्रांतीय प्रशासन, पहले हैं अकबर के काल में 12 प्रांत थे, बाद में 15 हो गए थे और शाहजहाँ के समय 18 प्रांत थे। औरंगजेब के समय 20 प्रांत थे, ये भी याद कर लीजिएगा। प्रांत के बारे में समझते हैं। प्रांत में सूबेदार होता था, दीवान होता था, बख्शी होता था और काजी होता था। और सरकार फौजदार, अमील गुजार, परगना, सिकदार, आबिल गुजार, अमील बित्तची, जो कि क्लर्क के नाम से भी उन्हें जाना जाता था। गांव, जो कि चौधरी युक्त, मुकद्दम, पटवारी, ये सब जानते हैं। अब आइए सैन्य प्रशासन क्या था उस समय। सेना जो थी, अहदी यानी केंद्रीय सेना, दाखिली यानी प्रांतीय सेना। और अहदी यानी केंद्रीय सेना थी जो वो भी 2 भागों में थी, पहली सवार और दूसरा पैदल। सवार में आता है बरगीर और सिलेदार। पैदल में आता है अहमसाम और सेहबंदी। बरगीर में क्या क्या आएंगे, राज्य अस्त्र शस्त्र उपलब्ध करवाते थे ये सब। और सिलेदार में स्वयं के अस्त्र शस्त्र होते थे। असम में युद्ध सैनिक होते थे ये। सेहबंदी यानी मालगुजारी। अब आइए तोपखाना भी 2 भागों में था, दस्ती और जिनसी। हल्की तोपें और भारी तोपें। तोपें के प्रकार होते थे, यानी उस समय तोपें 3 प्रकार की होती थी, नरनाल, गजनाल, सूरतनाल, जो कि ऊँटों के द्वारा उन्हें लाया और जा सकता था, बहुत भारी होते थे ये। राजस्व व्यवस्था, राजस्व का प्रमुख स्रोत भू राजस्व होता था। अकबर ने भूमि की पैमाइश करवाई एवं उसने इलाही गज का प्रयोग किया। भूमि को 4 भागों में विभाजित किया। पहला है पोलज, दूसरा है परती, तीसरा है चच्चर, चौथा है बंजर। प्रत्येक भाग को पुनः 3 भागों में विभाजित किया, उत्तम, मध्यम, निम्न। अकबर ने आईने बदहसाला पद्धति लागू किया। अकबर ने बंदोबस्त प्रणाली को अपनाया। कालांतर में औरंगजेब के समय इजारेदारी व्यवस्था, जो कि ठेका प्रणाली, प्रसिद्ध हुई थी। मनफदारी व्यवस्था, अकबर ने मनफदारी व्यवस्था मंगोलों या अजबेकों से ग्रहण की थी। अकबर ने सभी अधिकारियों को मनसब प्रदान किए। मनसबदारी व्यवस्था दशमलव पद्धति पर आधारित थी। सबसे छोटा मानसब 10 था, सबसे बड़ा मानसब 10,000 था। 5,000 से अधिक का मानसब केवल शाही परिवार के सदस्यों को दिया जाता था और इसमें अपवाद भी थे। मान सिंह जो 7,000 थे, मिर्जा अजीज कोका जो भी 7,000 थे, जहांगीर 12,000 थे। जैसे कोई नहीं होता है, अगर आप थोड़े जो शासन में रहेंगे, अगर उनके आप संबंध में रहेंगे तो आपको कुछ छूट मिलती हैं,
कुछ विशेष तरह की आपको मतलब छूट मिलता है, आप यहाँ पर जाएंगे तो कोई रोक टोक नहीं होगा उसी के। तो ये सब ये मतलब अपवाद थे। मान सिंह जो उनके अकबर के ही काम में रहते थे, तो इनके पास बस 7,000 था, तो इनको भी दे दिया जाता था सदस्यता। और 10 से जो 500 मनसबदार रहता था वह मनसबदार कहता था, और 500 से 2500 वो अमीर कहता था, और 2500 से अधिक अमीर ए आज़म या उमरा के नाम से जानते थे उन्हें हम। अब आइए 1593 में मनसब के 2 भागों में विभाजित किया गया था। मनसब जात और दूसरा था सवार। जात से आप क्या समझते हैं? जात माने ये पद व वेतन की जानकारी देते थे। वो अलग है। जाति और जात में अंतर समझिए। वो जाति अलग है जो आप कास्ट सर्टिफिकेट बनवाते हैं भर्तियों में के लिए, वो जाति, ये जात है। जात पद व वेतन की ये जानकारी देते थे। और ये सवार सैनिक की ये संख्याओं को बताते थे। सवार पद जात पद से अधिक नहीं हो सकता था। और जहांगीर के समय दुअस्सफा एवं सी अस्सफा का प्रचलन आरंभ हुआ। दुगने घोड़े, दुअस्सफा यानी दुगने घोड़े, सी अस्सफा यानी तिगुने घोड़े। औरंगजेब के समय मसरूद का प्रयोग बढ़ गया था, जो कि सैनिकों की संख्या में अस्थायी वृद्धि थी। इनमें अमीर वर्ग भी कुछ होते थे जो अरब होते थे, तुरानी, अफगान, मराठा, शेखजादे, खानजादे, ये सब क्या थे? अमीर, मतलब अमीर में ही आते थे। जहांगीर के समय अमीर वर्ग में शामिल हुए थे ये मराठा। और शेखजादे भारतीय अमीर थे। खानजादे ये अमीरों के पुत्र थे। अब आइए उस समय किसान वर्ग भी थे। किसान वर्ग में खुद कास्त जो कि खुद की ज़मीन होती थी, पाही कास्त पड़ोसी की ज़मीन, मुजारियम यानी खुद आपस प्लस पड़ोसी की भी ज़मीन होती थी। ये इम्पॉर्टेंट है मित्रों, इसे आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। मुजारियम से आप क्या समझते हैं? मुजारियम का अर्थ है जो खुद का मतलब अपना मतलब ज़मीन हो और पड़ोसी की भी ज़मीन हो, तो उन्हें मुजारियम कहा जाता था। और ये नोट करके इससे ज़रूर आप याद करें, ये तो कभी पूछा जा सकता है। राजगमीता कानून, यह मनसबदार की मृत्यु के पश्चात उसकी संपत्ति को सीज कर दिया जाता था। और उस समय अल्तमगा जागीर जहांगीर के समय वंशानुगत के रूप में दी जाने वाली जागीर थी। तीसरी थी पैबाकी, जिसे हम पाए बाकी भी बोलते हैं, जागीर देने हेतु रखी गई आरक्षित भूमि। और सैरुगल जो मदद ए मशा जो धार्मिक अनुदान में भी दी जाने वाली भूमि थी। एमा व्यक्तिगत अनुदान, वक्फ समाज में दिया जाने वाला अनुदान। ठीक है, अब बहुत ही ख़त्म होने वाला है। कल इसका लास्ट पार्ट लगेगा। आज क्लास 4 लग गया और क्लास 5 में पूरा आपको मध्यकालीन इतिहास सब खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम पॉलिटी या स्टैटिक जीके शुरू करेंगे। ठीक है मित्रों, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और कहीं भी समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर पूछें, मैं आपकी, या मुझे मेल भी कर सकते हैं, मैं आपको समझाने का प्रयास ज़रूर करूँगा। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।